तो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, लॉजिक एंड होम्योपैथी। लॉजिक एंड होम्योपैथी, इस पर बहुत ज़रूरी ध्यान दीजिए, ये बहुत क्वेश्चन आता है। सबसे पहले समझिए व्हाट इज लॉजिक। लॉजिक क्या है? एक ग्रीक वर्ड है लोगोस या लॉजिका, लॉजिके, लोगोस या लॉजिके, इससे इंग्लिश वर्ड बना लॉजिक। लॉजिक का मतलब होता है आर्ट ऑफ रीजनिंग या थॉट या साइंस ऑफ थॉट। क्या क्या शब्द आए? आर्ट, कला, रीजन करने की, रीजन यानी किसी भी चीज के बारे में समझने की। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या है? जैसे एक लाइन किसी ने बताई, ह्यूमन बीइंग आर मॉर्टल, ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, मतलब जितने भी मनुष्य हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। दूसरी लाइन किसी ने बोली, चाइल्ड इज अ ह्यूमन बीइंग, इज अ ह्यूमन, जो बच्चा होता है वो भी एक इंसान होता है। तो इन दोनों लाइन से हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं? चाइल्ड इज मॉर्टल, चाइल्ड इज मॉर्टल, बच्चे की भी मृत्यु होना अनिवार्य है। ये चीज समझ में आई आपको? बहुत इजी चीज है। लॉजिक लगाना यानी कि उस चीज को विचार करना, उस चीज के बारे में विचार करना और विचार करके एक कंक्लूजन पे पहुंचना। ये लॉजिक जो था, ये सर फ्रांसिस बेकन, इनको लॉर्ड फ्रांसिस बेकन भी कहा जाता था, सर फ्रांसिस बेकन भी कहा जाता था। उन्होंने इस शब्द के बारे में अपनी बुक नोवम ऑर्गेनॉन, नोवम ऑर्गेनॉन में लिखा था। लॉर्ड फ्रांसिस बेकन ने नोवम ऑर्गेनॉन में इस चीज के बारे में लिखा था। फिर से समझाती हूँ इस चीज को, फिर से समझो इस चीज को। लॉजिक यानी विचार करने का कला, इसको थॉट भी कहते हैं या साइंस ऑफ थॉट भी कहते हैं या आर्ट ऑफ रीजनिंग भी कहते हैं। तो दिस इज अबाउट लॉजिक। अब लॉजिक की हमें क्या ज़रूरत है? हम डॉक्टर लोगों को इस तरीके की फिलॉसफी की क्या ज़रूरत है? तो इसको समझिए। जब डॉक्टर हैनीमैन, आप सबने चाइना का एक्सपेरिमेंट सुना ही होगा, और डॉक्टर साहब ने क्या किया था? पढ़ा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? रीड किया। फिर उन्होंने उस चीज से क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया।
क्या रीड किया था उन्होंने कि चाइना कैन क्योर मलेरिया, मलेरिया बिकॉज इट कैन इंड्यूस मलेरिया। ये क्योर कर सकती है मलेरिया को क्योंकि ये मलेरिया को इंड्यूस कर सकती है। सेकंड चीज इन्होंने क्या करी, एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट किया, ही हिमसेल्फ टुक 4 drams of good quality China bark for several days। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत दिनों तक सेवरल डेज तक गुड क्वालिटी की चाइना बार्क 4 ड्राम लेनी शुरू करी 2 times a day, दिन में 2 बार। इस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट आया, ही डेवलप्ड मलेरिया लाइक सिम्टम, मलेरिया लाइक सिम्टम। उनके अंदर मलेरिया जैसे सिम्टम्स आ गए। तो एक्सपेरिमेंट के बाद क्या रिजल्ट आया, क्या इन्फ्रेंस आया, इन्फरेंस। इन्फरेंस आया कि इट कैन इंड्यूस मलेरिया सो इट कैन क्योर मलेरिया। इन्फ्रेंस क्या आया, यस इट कैन क्योर बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस। ये चीज समझ में आ गई आपको। तो इस पूरी प्रोसेस में सर ने क्या किया, विचार किया। डॉक्टर हैनीमैन ने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या करी, उन्होंने विचार किया, उन्होंने थॉट प्रोसेस का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया, लॉजिक का इस्तेमाल किया, थॉट का इस्तेमाल किया। और उन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट विचार करके एक निष्कर्ष निकाला, एक इन्फ्रेंस यानी निष्कर्ष। उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि ये सही है। और उन्होंने इसको कई मेडिसिन्स पर प्रूव किया। उन्होंने जैसे चाइना इस्तेमाल करी, उन्होंने ऐसे सल्फर को इस्तेमाल करके देखा, ऐसे ही उन्होंने एगैरिकस को इस्तेमाल करके देखा, ऐसे ही उन्होंने आर्सेनिक को इस्तेमाल करके देखा, ऐसे ही उन्होंने एकोनाइट को इस्तेमाल करके देखा, ऐसे ही उन्होंने लाइकोपोडियम को इस्तेमाल करके देखा, ऐसे ही उन्होंने सोराइनम को इस्तेमाल करके देखा, ऐसे ही उन्होंने मिडोराइनम को इस्तेमाल करके देखा। तो उन्होंने ये पाया कि मीडो जो चीज़ प्रोड्यूस करती है उन्हीं चीज़ों को क्योर करती है, चाइना जो चीज़ प्रोड्यूस करती है उन्हीं चीज़ों को क्योर करती है, एकोनाइट जो चीज़ प्रोड्यूस करती है उन्हीं चीज़ों को क्योर करती है। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या इस्तेमाल हो रहा है आपका, लॉजिक। क्या इस्तेमाल हो रहा है आपका, लॉजिक यानी थॉट। क्या इस्तेमाल हो रहा है आपका, थॉट, आपका लॉजिक, ये इस्तेमाल हो रहा है। तो ये पॉइंट समझ में आया। अब हम समझते हैं टाइप ऑफ लॉजिक। टाइप ऑफ लॉजिक, देयर आर 2 टाइप ऑफ लॉजिक। 2 टाइप के लॉजिक होते हैं, इंडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक एंड डिडक्टिव लॉजिक। क्या होता है, इंडक्टिव लॉजिक एंड डिडक्टिव लॉजिक। इंडक्टिव लॉजिक क्या होता है, when we go particular to general,
it is known as inductive logic. When we go particular and form a general inference, it is known as inductive logic. और डिडक्टिव लॉजिक में क्या होता है, when from a general inference, हम किसी जनरल इन्फ्रेंस से किसी पर्टिकुलर चीज पर जाते हैं तो उसे बोलते हैं डिडक्टिव लॉजिक. तो ये चीज समझ में आया. व्हेन वी गो फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल इन्फ्रेंस इट इज नोन एज इंडक्टिव लॉजिक, एंड व्हेन फ्रॉम अ जनरल इन्फ्रेंस वी फॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ नोशन इट इज नोन एज डिडक्टिव लॉजिक. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अब इसको समझो क्या था. सबसे पहले हम इंडक्टिव लॉजिक के बारे में बात करेंगे. अब इंडक्टिव लॉजिक. इंडक्टिव लॉजिक क्या है? फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, यानी कि कई पर्टिकुलर इंसिडेंट्स हुए और उनसे एक जनरल चीज समझ में आई. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक डॉग है, उसका नाम है टफी डॉग. टफी डॉग, उसने क्या किया? काटा, बाइट किया. ठीक है. फिर दूसरा डॉग है, उसका नाम है ब्रूनो. उसने क्या किया? काटा. फिर तीसरा डॉग है, उसका नाम है जीनी. उसने क्या किया? काटा. फिर चौथा डॉग है, उसका नाम है जैक. उसने क्या किया? काटा. पांचवा नाम है, उसका नाम है टॉम. उसने क्या किया? काटा. तो ये पांचों क्या हैं? अलग अलग डॉग हैं. डॉग नंबर 1 एक ही काम कर रहा है, बाइट. डॉग नंबर 2 क्या काम कर रहा है? बाइट. 3 अगेन बाइट. 4 अगेन बाइट. 5th ने क्या किया? बाइट. तो 5 पर्टिकुलर डॉग ने एक काम किया कि जो भी आया उसको काटा, जो भी आया उसको काटा. तो हम क्या इन्फ्रेंस लिख सकते हैं कि ऑल डॉग्स कैन बाइट. ऑल डॉग्स कैन बाइट, ये लिख सकते हैं क्योंकि जितने भी कुत्ते हैं उनके अंदर ये क्षमता है कि वो काट सकते हैं. या ऑल स्नेक्स कैन बाइट. ऑल स्नेक्स कैन बाइट. ठीक है. ये एक पर्टिकुलर टू क्या हो गया? जनरल पे आए. बात ये थी डॉग काट रहा है, और जनरल बात क्या है? पर्टिकुलर क्या है कि इसने काटा, इसने काटा, इसने काटा, इसने काटा. जनरल क्या है? ऑल डॉग कैन बाइट. ये चीज समझ में आ गई? एक दूसरा एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, समझो. इंडक्टिव लॉजिक. इंडक्टिव लॉजिक, इसमें क्या हो रहा है भाई? पर्टिकुलर से हम जनरल की तरफ इन्फ्रेंस बढ़ रहे हैं. पर्टिकुलर से हम किधर की तरफ बढ़ रहे हैं? जनरल की तरफ. जैसे कि मोहन डाइड ड्यू टू कोल्ड वेदर. ठीक है. मोहन डाइड ड्यू टू कोल्ड वेदर.
नेक्स्ट श्याम, डाइड ड्यू टू मलेरिया। थर्ड चीज क्या हो गई? रजत, डाइड ड्यू टू एक्सीडेंट। फोर्थ पॉइंट पे आओ, राम, डाइड ड्यू टू कार्सिनोमा। तो यहाँ पर पर्टिकुलर क्या है? मोहन। पर्टिकुलर क्या है? नमस्ते बेटा, मोहन। और क्यों मरा वो? कोल्ड वेदर की वजह से। श्याम पर्टिकुलर है, क्यों मरा वो? मलेरिया की वजह से। रजत पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, क्यों मरा वो? एक्सीडेंट की वजह से। राम पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, क्यों मरा वो? कैंसर की वजह से। तो यहाँ पर पर्टिकुलर क्या है? पर्सन्स। ये सब क्या है? मोहन, श्याम, रजत, राम, ये सब क्या है? पर्टिकुलर पर्सन है ना, पर्टिकुलर है। राम अलग पर्सन है, श्याम अलग पर्सन है, रजत अलग पर्सन है, ये सब पर्सन है, ये पर्टिकुलर है। लेकिन कॉमन क्या चीज हो रही है? डेथ। जबकि डेथ का कारण सबका अलग अलग है। कोई ठंड से मर गया, कोई मलेरिया से, कोई एक्सीडेंट से, कोई कैंसर से। तो पर्सन और पर्टिकुलर क्या है? पर्सन। और कॉमन चीज क्या आ रही है? डेथ। तो हम पर्टिकुलर टू जनरल चल रहे हैं। पर्टिकुलर टू जनरल। तो क्या इन्फ्रेंस निकालेंगे? इन्फ्रेंस निकालेंगे, ऑल मैन आर मॉर्टल। जितने भी मनुष्य हैं, मैन ही नहीं कहना चाहिए, ह्यूमन कहना चाहिए। ऑल ह्यूमन, क्योंकि इसमें स्त्री नहीं है लिखा, लेकिन ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल। ये क्या है? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर क्या चीज़ है? जितने भी ह्यूमंस हैं वो पर्टिकुलर हैं, और वो सभी मर सकते हैं। ये पर्टिकुलर से हम जनरल की तरफ आ गए, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। तो इंडक्टिव लॉजिक क्या बताता है? इंडक्टिव लॉजिक ये बताता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंस को बार बार होते देखें। कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस रिपीटेडली एक ही रिजल्ट दे रहा है हर जगह पर, रिपीटेडली गिविंग सेम रिजल्ट एवरीवेयर, leads to a general inference, leads to a general inference। उससे एक जनरल रिजल्ट निकल आता है, दैट इज नोन एज इंडक्टिव लॉजिक। इसको बोलते हैं इंडक्टिव लॉजिक। फ्रॉम पर्टिकुलर इंस्टेंस वी आर फॉर्मिंग अ जनरल इन्फ्रेंस, दैट इज नोन एज इंडक्टिव लॉजिक। तो पहला पॉइंट इंडक्टिव लॉजिक का ये है। इस चीज को बिल्कुल गांठ बांध लेना है। पर्टिकुलर टू जनरल जब हम जाते हैं, दैट इज नोन एज इंडक्टिव लॉजिक। एग्जाम्पल आपको दो एग्जाम्पल से समझा दिया, जनरल एग्जाम्पल से। अब ये समझना है कि हाउ इट इज़ यूजफुल इन होम्योपैथी। इसका होम्योपैथी से क्या लेना देना? भाई हम इतना इंडक्टिव लॉजिक पढ़ रहे हैं, तो इंडक्टिव लॉजिक का या डिडक्टिव लॉजिक का होम्योपैथी से क्या लेना देना? तो भाई इसका होम्योपैथी से बहुत लेना देना है। कैसे लेना देना है? जब डॉक्टर हैनीमैन कलन की मैटीरिया मेडिका को ट्रांसलेट कर रहे थे, ये तो सबने सुना होगा ना, है स्टूडेंट्स? आप लोगों ने भी सुना होगा ना कि कलन की मैटीरिया मेडिका को ट्रांसलेट कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एक लाइन देखी कि चाइना, जिसका दूसरा नाम सिनकोना भी है, कैन क्योर मलेरिया फीवर because it has capacity
टू प्रोड्यूस मलेरिया, टू प्रोड्यूस मलेरिया। बिल्कुल सिंपल सा एक सेंटेंस लिखा था कि चाइना क्योर कर सकती है मलेरिया को, और मलेरिया को उस समय कहते थे एगू, AGUE या एग, या ये एक तरीके का फीवर था जो इंटरमिटेंट फीवर था। इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है? जिसमें इंटरवल होते हैं, यानी पहले उसमें पसीना आएगा, कोल्ड होगा, पसीना आएगा, फिर हीट स्टेज आएगी। तो चिल, पर्सपिरेशन, हीट, ये 3 स्टेज आती हैं और इनका क्रम होता है, सबसे पहले सर्दी लगेगी, फिर फीवर आएगा, फीवर उतरेगा पसीना देके। 3 स्टेज इस तरीके से आती हैं, चिल, फीवर, पर्सपिरेशन। तो इंटरमिटेंट फीवर को क्योर करने की शक्ति चाइना में पाई जाती है, ये उन्होंने पढ़ा। अब उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, उन्होंने एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पढ़ा। ये क्या है? पर्टिकुलर इंस्टेंस। फिर उन्होंने इस इंस्टेंस को प्रूव किया, एक्सपेरिमेंट किया अपने ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, अपने ऊपर ही इसकी प्रूविंग करी। फिर उन्होंने ये पाया कि ये इंस्टेंस बिल्कुल सही है, यस इट इज ट्रू। तो वो पर्टिकुलर से उन्होंने एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पढ़ा और पाया ये सही है। तो पहला पर्टिकुलर इंस्टेंस ने किसके संग किया? चाइना के संग। पर अभी ये सिर्फ एक पर्टिकुलर इंस्टेंस हुआ था। दूसरा इंस्टेंस उन्होंने क्या किया, उन्होंने सल्फर नाम की दवा ले ली, फिर उन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट किया अपने ऊपर और उन्होंने पाया कि हाँ, सल्फर भी उन सभी चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही है जो चीज़ें सल्फर ठीक करती है। तो ये उनका पहला पर्टिकुलर इंस्टेंस हो गया, ये उनका दूसरा पर्टिकुलर इंस्टेंस हो गया। फिर उन्होंने एकोनाइट ले ली, ये तीसरा पर्टिकुलर इंस्टेंस हो गया। तो उन्होंने सब इंस्टेंस में ये देखा अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके कि जो भी दवाई जो चीज़ ठीक करती थी वो हेल्दी बॉडी में वो सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है। एकोनाइट जो चीज़ ठीक करती है हेल्दी बॉडी में वो चीज़ प्रोड्यूस कर रही है। तो उन्होंने क्या वो निकाला फ्रॉम, तो उन्होंने इंडक्टिव लॉजिक से इस चीज़ को सोचा। ये कौन सा लॉजिक हुआ? इंडक्टिव लॉजिक से उन्होंने ये समझा कि इन पर्टिकुलर से हम एक जनरल चीज़ पे आ गए और पूरी होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट इंडक्टिव लॉजिक से ही आया है। होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट किससे डेवलप हुआ? डेवलप्ड बाय इंडक्टिव लॉजिक। सब फर्स्ट ईयर में ही हो, लॉजिक पढ़े अभी तक? चलो, लॉजिक 2 तरीके के होते हैं। पहला लॉजिक पढ़ा रही हूं मैं, दैट इज इंडक्टिव लॉजिक। और इंडक्टिव लॉजिक में क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर चीजें अगर एक जैसे रिजल्ट दे रही होती हैं तो उससे हम एक जनरल नियम निकाल लेते हैं कि ये ऐसा ही होता है। जैसे कि डॉक्टर हैनीमैन ने पूरी होम्योपैथी किस लॉजिक के ऊपर सोची? इंडक्टिव लॉजिक के ऊपर। पूरी होम्योपैथी का बेस क्या है? इंडक्टिव लॉजिक। नेक्स्ट इज डिडक्टिव लॉजिक। सेकेंड टाइप ऑफ लॉजिक कौन सा होता है? डिडक्टिव लॉजिक। डिडक्टिव लॉजिक क्या होता है? जब हम किसी जनरल इन्फ्रेंस का इस्तेमाल करते हैं पर्टिकुलर चीज को सही करने के लिए, मतलब हम जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं, तो उसे कहते हैं डिडक्टिव लॉजिक। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जनरल क्या है? होम्योपैथिक थेरापेटिक लॉ। ये हमारे पास जनरल इन्फ्रेंस है ना, हमारे पास होम्योपैथिक थेरापेटिक लॉ एक जनरल इन्फ्रेंस है। हम इस लॉजिक के हिसाब से
डिसाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर पेशेंट एकोनाइट का है, ये पर्टिकुलर पेशेंट सल्फर का है, इस पर्टिकुलर पेशेंट को लाइको देनी है। ये क्या करते हैं हम इसकी ट्रीटमेंट के लिए डिडक्टिव लॉजिक यूज करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सा लॉजिक यूज करते हैं? डिडक्टिव लॉजिक। तो कोई आपसे पूछे आपकी होम्योपैथी में इंडक्टिव लॉजिक का क्या यूज है, तो इंडक्टिव लॉजिक के बेस पर हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इंडक्टिव लॉजिक से आया। लेकिन ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सा लॉजिक यूज करते हैं? हम सब लोग डिडक्टिव लॉजिक यूज करते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गए अच्छे से? ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ, उसको समझो। लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक, इसके बारे में बात हो गई। पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से जनरल लॉ की तरफ गए तो इंडक्टिव लॉजिक, जनरल लॉ से पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन पर आए तो डिडक्टिव लॉजिक। ठीक है। तो इंडक्टिव लॉजिक या डिडक्टिव लॉजिक के लिए 4 पॉइंट होते हैं। सबसे पहले इन 4 पॉइंट्स पर बात करते हैं। किसी भी लॉजिक के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? किसी भी लॉजिक को बनाने के लिए, किसी भी चीज़ का हम लॉजिक बना रहे हैं, सबसे पहले हमें उस चीज़ को करेक्टली ऑब्जर्व करना पड़ता है। पहला पॉइंट क्या होता है? करेक्टली उस चीज़ को ऑब्जर्व करो। करेक्ट ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट पॉइंट। यदि डॉक्टर हैनीमैन ने इस चीज़ को ऑब्जर्व ही नहीं किया होता कलन मटीरिया मेडिका पढ़ते हुए, तो पहला कदम ही नहीं उठा पाते, आगे के कदम ही नहीं उठते। तो पहला कदम क्या है? करेक्ट ऑब्जर्व करना। वो इस चीज़ को इनकरेक्ट भी तो ऑब्जर्व कर सकते थे ना, वो इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते थे कि लिखा है लिखा रहने दो, इनकरेक्टली मेल करेक्टली ऑब्जर्व कर लेते। ठीक है। दूसरा क्या था? फिर उस चीज़ का करेक्ट इंटरप्रिटेशन करो। इंटरप्रिटेशन मतलब पहले तो आप उस चीज को ऑब्जर्व करो यानी देखो, फिर इंटरप्रेट करो यानी समझो। करेक्ट इंटरप्रिटेशन करो। जब उनने ऑब्जर्व किया कि चाइना मलेरिया ठीक करती है, ये लिखा हुआ है, तो उनने इंटरप्रिटेशन कैसे किया? खुद पर एक्सपेरिमेंट कर डाला, खुद पर एक्सपेरिमेंट ही कर डाला। ठीक है। फिर उन्होंने तीसरा क्या पॉइंट किया? रैशनल एक्सप्लेनेशन। रैशनल एक्सप्लेनेशन किया। उन्होंने अपनी बुद्धि से उसको जितना बेहतर समझा सकते थे उस तरीके से हमको समझाया कि सिर्फ चाइना ही नहीं कर रही है, ऐसा एकोनाइट भी कर रही है, ऐसा सल्फर भी कर रही है, मर्क भी कर रही है, ये लाइकोपोडियम भी कर रही है, ठीक है, मीडोराइनम भी कर रही है। तो उन्होंने क्या किया? तीसरा पॉइंट क्या किया? उन्होंने रैशनल एक्सप्लेनेशन किया। ठीक है। और फिर चौथे नंबर पे तब उन्होंने बोला दिस इज साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन। अब उसको उन्होंने एक लॉ के रूप में बना दिया, साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन। ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो इंडक्टिव लॉजिक कैसे बना? सबसे पहले उन्होंने करेक्ट ऑब्जर्व किया, फिर उसको समझा, समझने के लिए खुद पर ही एक्सपेरिमेंट कर लिया, फिर उस चीज़ को उन्होंने अपने दिमाग से, अपने विवेक से, ठीक है, अपने विजडम से, हाँ, विश्लेषण किया, एक्सप्लेनेशन दिया, और तब जा कर के नियम का निष्कर्ष निकाला। ठीक है। ठीक है। ये चीज समझ में आई। तो दीज आर द स्टेप्स। ये क्या है? स्टेप्स हैं। लॉजिक किस तरीके से फॉर्म होगा उसकी ये सीढ़ियां हैं, पायदान हैं। ठीक है। ये चीज अच्छे से समझ में आ गई। इंडक्टिव लॉजिक अच्छे से समझ में आ गया। व्हेन फ्रॉम पर्टिकुलर वी गो टू जनरल लॉ, पर्टिकुलर इंस्टेंसेस से हम जनरल लॉ की तरफ जाते हैं तो इंडक्टिव लॉजिक होता है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, PIG, पिग,
पर्टिकुलर इंडक्टिव लॉजिक के थ्रू जनरल पे जाएगा, जनरल से अगर हम पर्टिकुलर की तरफ आएंगे तो डिडक्टिव लॉजिक हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई? पर्टिकुलर टू जनरल जाएंगे तो इंडक्टिव लॉजिक बनेगा। ये चीज समझ में आ गई? और जब कोई लॉजिक इंडक्टिव हो जाता है, लॉजिक बन जाता है, तो जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अपने द्वारा डिडक्टिव लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। लॉजिक का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। एक लॉर्ड थे, लॉर्ड फ्रांसिस बेकन, क्या नाम था उनका? लॉर्ड फ्रांसिस बेकन। उनकी एक किताब थी नोवम ऑर्गेनॉन, क्या नाम थी उनकी किताब का? उस किताब में उन्होंने लॉजिक के बारे में लिखा था। तो डॉक्टर हैनीमैन बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल आदमी थे, वो सिर्फ कुछ चीज़ें नहीं पढ़ते थे, वो बहुत चीज़ें पढ़ते थे। तो उन्होंने लॉर्ड फ्रांसिस बेकन की किताब नोवम ऑर्गेनॉन से प्रभावित होकर के अपनी किताब का नाम ऑर्गेनॉन लिखा। ठीक है, ऑर्गेनॉन का लिटरल मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट। और उन्होंने लॉजिक यहीं से समझा। लॉर्ड फ्रांसिस बेकन की किताब नोवम ऑर्गेनॉन से उन्होंने लॉजिक को समझा और उन्होंने ये बताया कि इस लॉजिक के द्वारा हम अपनी साइंस पर ये नियम दे रहे हैं। ये चीज़ समझ में आ गई? ये हो गई हमारी लॉजिक की बातें। अब सबसे पहला ट्रीटमेंट, वो सबसे पहला हमारा जो मेन लॉ है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, वो किसके द्वारा निष्कर्ष में आया? इंडक्टिव लॉजिक के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़ है कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। इसको हम किसके द्वारा समझेंगे? लॉजिक के द्वारा। ठीक है, तो लॉजिक के द्वारा हम क्या क्या समझते हैं, मैं उसकी एक चार्ट बना रही हूँ। सिंपल सी है, टू अंडरस्टैंड these things we need logic। हमें लॉजिक की ज़रूरत क्या पड़ेगी? इन चीज़ों को समझने के लिए। अब these things में क्या है? नंबर एक, अपना जो प्रिंसिपल है, मुख्य प्रिंसिपल क्या है? सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। ठीक है, ये किससे बना? इंडक्टिव लॉजिक से। दूसरा, अगर हमें पेशेंट से कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम निकलवाने हों, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या होते हैं बेटा? कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो भी पेशेंट को इंडिविजुअलाइज कर दे, उन सिम्टम को क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन फीवर थर्स्ट इज कॉमन। बुखार में सब चीजें सूखती हैं तो प्यास लगना स्वाभाविक है। ठीक है, बट इफ इन फीवर थ्रॉट इज ड्राई, THROAT, थ्रॉट इज ड्राई, अगर फीवर में गला सूखा हुआ हो बट देयर इज नो थर्स्ट, देयर इज नो थर्स्ट, लेकिन बिल्कुल भी प्यास ना हो, मना कर दे पानी पीने से, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ पल्सिटिला। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है पल्सिटिला का। तो ये भी लॉजिक से आपने समझा ना कि जनरल क्या बात है? जनरल बात ये है थर्स्ट इज कॉमन। लेकिन आपने जब नोटिस किया तो ये देखा कि थ्रॉट तो बिल्कुल सूखा पड़ा है, इसका मुंह खोल के देख रहे हैं, जुबान सूखी पड़ी है, होंठ सूखे पड़े हैं, लेकिन बिल्कुल भी थर्स्ट नहीं है, नो थर्स्ट। तो इसे क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ पल्सिटिला। टू अंडरस्टैंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम वी नीड
लॉजिक, ठीक है। थर्ड, पैथोलॉजिकल यूनिटी ऑफ सिम्टम बनाने के लिए भी हमें लॉजिक की जरूरत पड़ती है। थर्ड क्या हो गया? पैथोलॉजिकल यूनिटी बनाने के लिए। अब जैसे एक सिम्टम आपको मिला यूरिन बर्निंग, पहला सिम्टम आपको क्या मिला? बर्निंग यूरिन, ठीक है। सेकंड, आपने उससे कहा ऐसा करो, यूरिन को ये ग्लास का जार ले जाओ और इसमें भर दो, तो आपने देखा कि यूरिन इज वाइट ऑल्सो, इज टर्बिड। शब्द एक्चुअली टर्बिड होता है, जैसे सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा जमा है, यानी कि यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है। एल्ब्यूमिन एक प्रेजेंट प्रोटीन होता है ना बॉडी में, तो क्या कहेंगे? यूरिन इज टर्बिड, एल्ब्यूमिन प्रेजेंट, ठीक है। फिर आपने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख लिया, तो हीमोग्लोबिन पार्टिकल्स, हीमोग्लोबिन जो था, हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट था, यानी ब्लडी यूरिन। या ये भी हो सकता है कि यूरिन इज टर्बिड, एल्ब्यूमिन प्रेजेंट प्लस इतना ब्लड हो कि ब्लड भी दिखाई दे, ब्लड प्रेजेंट, ठीक है। और आपने उसके नीचे देखा पस सेल्स ऑल्सो प्रेजेंट, ये सब यूरिन में हो सकते हैं ना। तो आपने एक सिम्टम से पूरी की पूरी एक यूनिटी बनाई। तो अब आप क्या समझ सकते हैं? देयर इज सम पैथोलॉजी। पैथोलॉजी कहाँ है? ईदर इन किडनी, या तो ये किडनी से ही पैथोलॉजी शुरू हो गई है, क्या, और अगर एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है तो डेफिनेटली नेफ्रॉन में पैथोलॉजी है, क्योंकि नेफ्रॉन छानेगा ही नहीं एल्ब्यूमिन प्रोटीन को। लेकिन अगर एल्ब्यूमिन आ रहा है तो कहाँ पैथोलॉजी आ रही है? किडनी में। तो आप क्या निष्कर्ष निकला कि देयर इज एनी काइंड ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इधर नेफ्राइटिक सिंड्रोम, इधर किडनी फेलियर, कुछ ना कुछ इनमें से पैथोलॉजी होगी। तो इसके लिए आपने क्या इस्तेमाल किया? लॉजिक। समझ में आया? तो पहला हमारा हो गया, हमारा जो मेन प्रिंसिपल है वो लॉजिक पर बेस्ड है। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम समझने के लिए लॉजिक समझना है, पैथोलॉजिकल यूनिटी समझने के लिए लॉजिक समझना है। चौथा, टोटैलिटी ऑफ सिम्टम, है ना, टोटैलिटी ऑफ सिम्टम, इसको समझो। फोर्थ पॉइंट है टोटैलिटी। टोटैलिटी ऑफ सिम्टम क्या होता है? सबसे पहले तो यही बात समझ में आनी चाहिए, व्हाट इज टोटैलिटी ऑफ सिम्टम। टोटैलिटी ऑफ सिम्टम क्या होता है? तो बेटा, अगर कोई पेशेंट आपके पास कुछ भी कंप्लेंट लेके आ रहा है, कुछ भी कंप्लेंट, उसकी टोटैलिटी बनाने के लिए हमें उससे कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं। मान के चलो वो आपके पास एक सिरदर्द की कंप्लेंट लेके आया, ठीक है, कि डॉक्टर साहब मुझे 5-6 दिन से सिरदर्द हो रहा है, 2 दिन से सिरदर्द हो रहा है। तो 5 सवाल पूछो उससे, 5 क्वेश्चंस आर टू बी आस्क्ड, और बस इन्हीं से टोटैलिटी बन जाएगी। ये मैं आपको क्रक्स बता रही हूँ। क्या 5 टोटैलिटी? कॉज ऑफ हेडेक, ठीक है, लोकेशन ऑफ हेडेक, सेंसेशन ऑफ हेडेक, मोडालिटी ऑफ हेडेक एंड कॉन्कोमिटेंट ऑफ हेडेक। डॉक्टर बोइंगहॉसन थे, उन्होंने कहा ये 4 सिम्टम्स LSMC, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कॉन्कोमिटेंट, फॉर्म द कंप्लीट सिम्टम। और अगर आपने कंप्लीट बना लिया, टोटैलिटी मतलब कंप्लीट ही होता है ना, ठीक है। अगर आपने किसी भी चीज़ के ये 5 सवाल हल कर लिए, इसका मतलब आपके पास उस चीज़ की टोटैलिटी आ गई है, ठीक है। तो ये भी आप कहाँ से हासिल करेंगे? थ्रू लॉजिक। जैसे कि कॉज क्या, उसने बताया ठंड लग गई थी कल, बहुत तेज मोटरसाइकिल चला के आया, हवा लग गई। उससे पूछो कहाँ पे दर्द हो रहा है? सिर्फ माथे माथे में हो रहा है, ये सब नहीं हो रहा है, तो फोरहेड, ठीक है। उससे पूछो सेंसेशन कैसी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जकड़ रहा है, तो सेंसेशन कैसी हो गई? जकड़ने जैसी, जकड़न, ठीक है। मोडालिटी, काय से आराम मिल रहा है,
टाइट बैंडेज कर लेता हूँ, सर पे कुछ कस के बांध लेता हूँ तो मेरे को आराम मिल जाता है, या कोई बहुत कस के सर दबा देता है आराम मिल जाता है। कॉन्कोमिटेंट, इस सर दर्द के संग और क्या परेशानी हो रही है? कुछ नहीं हो रही। एक जवाब ये भी हो सकता है कि सिर्फ सिर दर्द ही हो रहा है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है कॉन्कोमिटेंट, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो उसने कह दिया कुछ नहीं हो रहा तो कॉन्कोमिटेंट नील, वो कह दिया उल्टी जैसी भी लग रही है तो कॉन्कोमिटेंट क्या हो गया? नोजिया। जब आपने ये पांचों सवाल हल कर लिए अपने, तो यू विल फॉर्म द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको लॉजिक की आवश्यकता पड़ेगी। 6th पॉइंट आ गया, आर्ट ऑफ जनरलाइजिंग। आर्ट ऑफ जनरलाइजिंग, जैसे कि मान लो उसने बताया कि मेरा पेट भी खराब है। 6th पॉइंट पे आ जाओ, आर्ट ऑफ जनरलाइजिंग। पेशेंट आया, पेशेंट ने बताया मेरा तो पेट भी खराब रहता है, गैस भी बनती है, सुबह उठता हूँ तो उबकाई सी भी आती है, घबराहट होती है, जब तक स्मोकिंग नहीं करता फ्रेश नहीं हो पाता हूँ। इस तरीके से उसने अपने 3-4 तो पेट के सिम्टम बता दिए। लैट्रिन जाता हूँ, कॉन्स्टिपेटेड होती है, और मुझे थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव है, मेरे को थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये सब आप पूछोगे उससे तो वो बता रहा है आपको। तो आपने क्या जनरलाइज किया इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स से कि ये नक्स वोमिका की तरफ इसकी। तो आर्ट ऑफ जनरलाइजिंग क्या है? पर्टिकुलर से आप जनरल की तरफ जा रहे हो। ठीक है, ये लॉजिक के थ्रू ही जाओगे। तो आर्ट ऑफ जनरलाइजिंग। रिपर्टरी इज ऑल्सो, रिपर्टरी का नाम सुना है? नाम तो सुना होगा। उसके अंदर रूब्रिक्स होते हैं। रिपर्टरी वर्क इज ऑल्सो बेस्ड ऑन लॉजिक। तो आपका 8वां पॉइंट क्या हो गया? रिपर्टरी वर्क। जब आप रिपर्टरी को पढ़ने लगोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें भी पूरी तरीके से लॉजिक्स ही हम यूज़ करते हैं। तो हमारा काम, हम जाने अनजाने लॉजिक हर वक्त हर चीज़ में कर रहे होते हैं। ठीक है, पर हमें पता नहीं होता। यहाँ तक कि आप जब खाना खा रहे होते हो तभी भी आप उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगा रहे होते हो। ठीक है, कि मैं सब्जी के संग दाल मिला लूँगा और इसके ऊपर थोड़ी प्याज डाल लूँ, ये व्यवस्थाएं सब लॉजिक्स हैं। ठीक है, पर इनकी स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स जो मैंने आपको बताई वो आपको करेक्ट दिशा देंगी। सबसे पहले करेक्ट सोचना, फिर करेक्ट समझना, मतलब पहला ऑब्जर्वेशन करेक्ट होना चाहिए, फिर इंटरप्रिटेशन करेक्ट होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन के बाद आपका क्या कहते हैं विजडम करेक्ट होना चाहिए, फिर लास्ट में आपका कंस्ट्रक्शन फॉर्म होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन जब आपका करेक्ट होगा तो आपका कंस्ट्रक्शन भी साइंटिफिक होगा। ठीक है, तो ये आज हमारा टॉपिक था लॉजिक ऑफ होम्योपैथी। ठीक है, ये आज हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ऑर्गेनॉन मैंने शॉर्ट में पूरी कंप्लीट कर दी आज। ठीक है, अब कल से हम मटेरिया मेडिका पढ़ेंगे, डेली 4-5 मेडिसिन शॉर्ट में पढ़ेंगे ताकि हम एक हफ्ते में लगभग 30-40 मेडिसिन को कवर कर लें। ठीक है।